बेटा अपना लंच करते रहो लेकिन सीधे बैठ जाओ बेटा, ठीक है? ओके, आराम से खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट छोटा सा मैंने कहा था 2 मिनट का टॉपिक रह गया था, ऐसे कुछ है ही नहीं उसमें। चलो, वी वर लेफ्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। It is a temporary displacement of, write down the definition. It is a temporary displacement of pi electrons of a double bond. It is a temporary displacement of pi electrons of a double bond. It is a temporary displacement of pi electrons of a double bond under the influence of a attacking reagent. Pi electrons of a double bond under the influence of a attacking reagent. अब सपोज एक इलेक्ट्रोफाइल कहीं अटैक कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स द वन विच वांट्स टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कौन से कार्बन पे अटैक करेगा? नेगेटिव वाले पे, ठीक है ना? तो यानी अगर इलेक्ट्रोफाइल, सपोज इलेक्ट्रोफाइल वांट्स टू अटैक दिस कार्बन, ये इस कार्बन को अटैक कर रहे हैं, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होने चाहिए। तो ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो यानी डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टू द कार्बन, pi electrons move to the carbon to which electrophile is attacking. तो जहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव टू दैट कार्बन। तो कार्बन इस पे आ गए, तो यहाँ पर अगर इस पे आ गए तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और दूसरे पे क्या आ गया? नेगेटिव। ये देखो, जिससे हट गए उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव, जहां आ गए उसके पास आ गया नेगेटिव। और जहां पर नेगेटिव चार्ज था वहां कौन अटैक कर जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। कुछ भी नहीं है, ये मैक्सिमम डेफिनेशन आ सकती है और कुछ भी नहीं आएगा इसके ऊपर से, क्योंकि ये ना यूज होते हैं 12th में या आगे जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे। अभी कुछ भी नहीं है इसमें। तो इट मींस, हाँ जी, जिस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल मूव कर रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर शिफ्ट करें। सेकंड होता है माइनस सी। माइनस आई में क्या होगा? माइनस सी में क्या होगा? यस, कौन सा टॉपिक चल रहा है बेटा? जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था उसमें मैंने कहा था कि रेजोनेंस करा दिया था और कहा था 5 मिनट का टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है? बीच में ही दिया हुआ था, जहाँ इंडक्टिव इफेक्ट है ना उसी के आसपास गिवन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक, 5-6 लाइंस का टॉपिक है बस एनसीईआरटी, ठीक है? एक है माइनस ई इफेक्ट। इस केस में क्या इफेक्ट करते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल को कौन सा चार्ज चाहिए? न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव चाहिए। यानी अगर सपोज न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक होगा सपोज, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव। यानी इलेक्ट्रॉन्स इससे दूर चले गए। जहां पर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स वहां से दूर चले गए। तो यहाँ पर क्या होगा? इस कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। और जहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा वहां न्यूक्लियोफाइल अटैक कर, ठीक है? तो इट मींस द पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम, यहाँ पर तो मूव टू द कार्बन था, जहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था पाई इलेक्ट्रॉन्स उस कार्बन पर आ गए। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द कार्बन टू विच न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग। जहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट कार्बन।
इज इट ओके? ओके, अब आपको रिवीजन मैंने बोली थी चैप्टर 4 की, तो शुड आई टेक रिवीजन इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज और शुड आई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट? व्हाट एमसीक्यूज? ओके मैम एक कॉन्सेप्ट समझना था, वो लैटिस एंथैल्पी वाला। अच्छा, वो भी मैं करा दूंगी। लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी में तो कुछ है ही नहीं, चलो मैं करा देती हूँ। नहीं मैम, वो सेंटेंस एनसीईआरटी बहुत कंफ्यूजिंग है ना, दिमाग खराब हो गया पढ़ हाँ, पढ़ ये के। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कराती हूँ, जस्ट वेट। मैं पहले किसी से बुक ले लूँ, डेफिनेशन समझनी होगी और कॉन्सेप्ट। ओके जस्ट वेट, अब बुक दे दो। पार्ट 1 थी ना किसी के पास? बेटा पार्ट 1 थी ना इधर पीछे? पार्ट 1 नहीं है? एक मिनट रुक जाओ, मैं कहीं से पहले बुक करेंगे। चलो पार्ट मम मेरे पास पार्ट 1 है। okay, lattice enthalpy topic I am taking. I am reading from the NCERT. And lattice enthalpy generally it is for a ionic bond. For a covalent bond, what we use the term bond dissociation energy. तो bond dissociation energy क्या होता है? जैसे मेरा कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो अगर कोवलेंट बॉन्ड है, इफ इट इज अ कोवलेंट कंपाउंड, तो आई एम यूजिंग द वर्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एंड इट इज यूज्ड इन द केस ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड. So what we say, it is the energy required to break 1 mole of the covalent bond. ठीक है, okay. Next, in the case of what we are using is lattice enthalpy. Enthalpy means energy. This word is used for a ionic bond. So the definition is that it is the energy required to completely separate 1 mole of a solid ionic compound into the constituent gaseous ions. Suppose I am taking is 1 mole of NaCl solid. ठीक है, it is always for 1 mole. Even bond dissociation energy is also for 1 mole. So if I am taking 1 mole of NaCl solid and if I am completely breaking it into sodium ions, gaseous में हो जाते हैं, जब break होते हैं they convert into gaseous ions plus chloride ions. ठीक है, so this is called as the lattice enthalpy. Unit is in kilojoules per mole. और जब ये सेपरेट हो गए आयंस में, तो आयंस तो मूव कर जाते हैं ना, यानी इनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, दे आर नॉट अट्रैक्टेड बाय ईच अदर. तो एनसीईआरटी में ये भी लाइन लिखी है, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड NaCl into 1 mole of sodium ions and 1 mole of chloride ions to an infinite distance. Infinite distance means they are moving independently of each other, they are not attracted by each other. This process involves both the attractive forces between the opposite charges and the repulsive forces between the ions of the like charges. It means जब मेरा NaCl का 1 mole break हो गया, तो आपके पास बहुत सारे, you have got a number of sodium ions, बहुत सारे आपके पास sodium ions हैं और बहुत सारे आपके chloride ions हैं. 1 mole है ना, 1 mole में 6.022 into 10 raised to power 23. तो इसके अंदर सोडियम और क्लोराइड के बीच में कौन से फोर्सेस होंगे? अट्रैक्टिव फोर्सेस. लेकिन दो सोडियम आयंस के बीच में क्या होंगे? रिपल्सिव फोर्स. तो यानी जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मूव कर गए, तो सारे आपके अट्रैक्टिव और सारे रिपल्सिव फोर्सेस खत्म हो गए, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. तो ये बता रखा है कि इट्स इन्वॉल्व्स द बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस. तो सिंस द सॉलिड क्रिस्टल इज 3 डायमेंशन, अगर मैंने NaCl को सॉलिड में ले लिया, NaCl तो इवेपोरेट नहीं होता क्या? नमक इवेपोरेट हो जाए? अगर केवल नमक है, पानी में नहीं ले रही मैं, अगर मेरे को 1 टीस्पून नमक दे दिया, मैंने उसको हीट किया, क्या सब्जियों में से नमक खत्म हो जाता है? उड़ जाता है हवा में? मैं जितना सब्जी में नमक डालूंगी वो तो उतना ही रहेगा. तो अगर मैंने NaCl सॉलिड ले लिया, तो वो आयंस में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन क्या ये आयंस उड़ के हवा में चले गए? नो, वो तो वहीं रहे.
ठीक है, तो यानी मैं लैटिस एंथैल्पी में आयनिक कंपाउंड की मैं कैलकुलेट ही नहीं कर सकती, क्योंकि ये प्रोसेस हमारे डेली लाइफ में होता है, हम ये देख ही नहीं सकते। मैं ये सोच लूंगी कि NaCl इज कन्वर्टिंग इनटू सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस, लेकिन मैं ये कैसे एज्यूम करूं कि वो गैस में कन्वर्ट हो गए? क्योंकि अगर मैं एक्चुअली तुम घर पे भी करके देख सकते हो, तुम्हें कटोरी में या किसी भी बाउल में NaCl लेके हीट कर दो, वो जल जाएगा, बट यू कांट सी इट कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स। ये नहीं कि वो हवा में उड़ जाएगा, नो। तो यानी लैटिस एंथैल्पी को मैं कैलकुलेट ही नहीं कर सकती। तो लैटिस एंथैल्पी इज अ कांसेप्ट व्हिच वी कैन नॉट कैलकुलेट डायरेक्टली। सो हाउ टू कैलकुलेट, इसके लिए आप थर्मोडायनेमिक्स में करते हो हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ठीक है, ये जो कह रहा था ना कि एनसीईआरटी से लाइन समझ नहीं आ रही, उसी को यही लाइन नहीं समझ आ रही होगी। वी कैन नॉट कैलकुलेट द लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली फ्रॉम द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। मैम ये तो नहीं, हम इस, हाँ मैम इससे पहले वो जो 102 पेज पे एक लाइन लिखी है ना, द सम ऑफ आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर देन कंपनसेटेड फॉर बाय द एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन। एक में पेज नंबर 102 पे मैम NaCl के स्ट्रक्चर के नीचे ही लास्ट। इसकी बुक में हो सकता है स्ट्रक्चर्स अलग हो। अच्छा, व्हाट दे आर सेइंग कि जब हम NaCl को अगर मैं इसमें कन्वर्ट करती हूँ, सो इट इज नॉट टेकिंग, मेरे ख्याल से यही बताया होगा, मेरे को लाइन मिल नहीं रही। NaCl डायरेक्टली सोडियम और क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट नहीं होता गैसेस में। अगर मेरे पास NaCl सॉलिड है, ठीक है, सबसे पहले वो क्या होगा, NaCl एक्वस बनेगा या सोडियम या क्लोरीन बनेंगे, सोडियम या क्लोरीन बनेगा। चलो अगर मैं इसको हीट भी कर रही हूँ तो इट कन्वर्ट इनटू सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। ठीक है, लाइन क्या थी एक बार बेटा, लाइन रिपीट करना। मैम द सम ऑफ ionization enthalpy and electron gain enthalpy is more than the compensated for by the enthalpy of lattice formation of NaCl. ओके, मैं समझ गई। ठीक है, अब जब ये NaCl solid is broken into the constituent gaseous atom, now this is called as, what is this energy called as? Sublimation energy। ठीक है, sublime हो गया, enthalpy of atomization में बोलते हैं, it is converting into the atoms, so it is called as either the sublimation enthalpy or enthalpy of atomization। अच्छा, इस केस में हमारी क्या होती है, हीट रिक्वायर्ड होती है, रिलीज होती है? रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि जब भी कोई सॉलिड, ये एक्चुअली में आपको थर्मोडायनेमिक्स में दिया हुआ है बेटा, ये आपकी होगी इस केस में डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप क्या, इसके बाद ये जो सोडियम गैसियस आयन है, ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Na+ गैसियस आयन बनेगा। इस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। एंड व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज्ड। आयनाइजेशन एनर्जी द एनर्जी रिक्वायर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी आपकी पॉजिटिव है। लेकिन जो क्लोरीन गैसियस एटम बना, वो पहले क्लोरीन में ब्रेक होगा, पहले तो क्लोरीन गैस बनी ना, देन इट विल ब्रेक इनटू क्लोरीन एटम्स, उसके बाद वो क्या कन्वर्ट होगा, Cl-, और इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड दिस एनर्जी इज नेगेटिव। तो यानी अगर मैं लैटिस एंथैल्पी का क्या मतलब है, व्हेन इट इज कन्वर्टिंग इनटू सोडियम आयंस एंड क्लोरीन आयन, तो ये डायरेक्टली नहीं हो रहा, पहले वो सब्लाइम हो रहा है जिसमें हमारी एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन हो गई, उसके बाद वो रिक्वायर्ड है, आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, एंड ये आपकी होती है एनर्जी रिलीज। तो यानी जब ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट शुड बी कॉम्पेंसेटेड बाय द एनर्जी रिलीज। तो इसमें हम तीन फैक्टर्स देख रहे हैं, सब्लिमेशन एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो दो है एनर्जी रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिलीज। और कोई भी रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होते हैं, डेल्टा H इज नेगेटिव, इट मींस एनर्जी जो रिक्वायर्ड है दैट शुड बी कॉम्पेंसेटेड बाय द एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है बेटा? यस मैम, समझ आ रहा है। ओके, ये अच्छी बात है, तुमने कुछ ज्यादा ही अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, लेकिन ये टॉपिक ना छोटा सा हम उसमें लेते हैं, थर्मोडायनामिक्स में कराते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। ओके, सो नाउ आई एम डूइंग द MCQs। आज मैंने आपको पूरा नहीं कहा था करने को, थोड़ा सा कहा था पोर्शन। ओके, सो नाउ आई एम ट्राइंग टू फॉर्म MCQs। और सबसे पहले अगर आप ना कोई भी CBSE पे साइट देखोगे, ये
जो मुझे दो तीन साइट जो पसंद है, एक तो लर्न सीबीएसई पे काफी एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, एक इंस्टा करके है, इंस्टा सीबीएसई या लर्न कुछ ऐसे, और एक क्रैम करके है, क्रैम सीबीएसई। दो तीन साइट्स पे अच्छे हैं, लेकिन अब किसी भी साइट पे देखोगे उनके कुछ क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के चले जाते हैं, या तो जेईई मेंस के लिए या नीट के लिए। तो फर्स्ट थिंग है अपनी एनसीईआरटी को 3-4 बार अच्छे से कर लो, उसके बाद थोड़ा सा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। हाँ, एक एक लाइन लेकिन वही है, ठीक है। और हम जो 11th पे पेपर बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई लेवल बना रहे हैं, वी आर कीपिंग इन माइंड एवरेज स्टूडेंट। तो आपको देख समझ आना चाहिए कि आपके पास जब चॉइसेस है तो आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, ठीक है। ओके, सो आई एम ट्राइंग टू फॉर्म इट फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल इज NO2, SO2, CO2, odd electron molecule is NO2, SO2, SO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। चलो 4 ऑप्शन दे दिए, आपको बताना है कि किसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है। ऑड मींस सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक्सेप्शन टू लुईस कॉन्सेप्ट, ऑक्टेट रूल, एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल है ना, मॉलिक्यूल हैविंग एक्सपेंडेड ऑक्टेट, मॉलिक्यूल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनमें से कौन सा होगा? NO2। NO2 क्यों? नाइट्रोजन के आउटर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो नाइट्रोजन के तो नहीं पेयर होंगे ना। अगर मैं नाइट्रोजन को यहाँ से डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी दिखा दो 1 2 3 4 5, इसके पास ही रहेगा ना। सल्फर के पास तो चांसेस है कि लो होगा भी तो लोन पेयर होगा, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, 286, कार्बन का है 6, सिलिकॉन का है 14, तो इनके पास तो इलेक्ट्रॉन्स होगा भी तो पेयर्ड अप होगा। लेकिन नाइट्रोजन के पास क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अनपेयर्ड केस के ज्यादा चांसेस हैं। और अगर आपको NO2 का स्ट्रक्चर आता है तो आप कर भी लोगे कि फटाफट ये NO2 है, ठीक है। नेक्स्ट वन, मॉलिक्यूल हैविंग expanded octet, molecule having expanded octet, six, मैम SF6 ही है। कोई भी अगर 6 बॉन्ड बनाएगा तो इसका क्या मतलब है? 6 PCl बॉन्ड 5 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। PCl3 दिया है बेटा मैंने, PCl5 नहीं दिया, और ये BeCl2 दिए सब, मैंने PCl3 दिया, PCl5 भी है। तो एग्जाम आंसर इज SF6। सल्फर के पास 6 अपने 6 फ्लोरीन के साथ हो गए, तो 6 बॉन्ड्स मतलब 12 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 से तो ज्यादा हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, formal charge on carbon in CO3 2 minus is, formal charge on carbon in CO3 2 minus is 0, +1, +2, -1। फर्स्ट थिंग नेगेटिव तो नहीं हो सकता, मैम नेगेटिव तो नहीं हो सकता। हाँ बोलो, +2 कैन इट बी +2? निकाल लो, कार्बन पे तो निकालना है। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द कैलकुलेट फॉर्मूला फॉर फॉर्मल चार्ज? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4, स्ट्रक्चर देख लो CO3 2 माइनस का, माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड पे, 4 बॉन्ड्स हैं, 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर,
फॉर्मूला होते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। कार्बोनेट में 4 बॉन्ड्स बनाए, 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो माइनस हाफ इंटू 8 माइनस लोन पेयर, कार्बन इज हैविंग नो लोन पेयर, तो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज हो गया 0। ठीक है, तो यू शुड बी नोइंग कि आपके किस तरह से आ सकते हैं, और मैं केवल एनसीईआरटी बुक रख के बता रही हूँ। Which of the molecules, next question, which of the molecules is following octet rule? Which of the following molecule is following octet rule? First one, NO2. Second one, BeCl2. एक मिनट रुक जाओ। Which of the molecule is following the octet? मैंने एक मिनट ऑप्शंस, हाँ फर्स्ट वन नहीं होगा, नाइट्रोजन इज हैविंग अ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये नहीं है। बीई बेरिलियम के पास 2 होते हैं, 2 क्लोरीन से, ये भी नहीं है। SiO2 सिलिकॉन, हाँ। अच्छा चलो SiO2 को देखते हैं, और SO2 में सल्फर के पास कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, ये ऑक्सीजन है, हर ऑक्सीजन के पास अपने कितने हैं? 6। ठीक है, तो ये अगर ये शेयर भी करेगा तो इसके पास 10 हो गए। सल्फर कैन हैव एक्सपेंडेड ऑक्टेट, वैसे भी हमें मालूम है सल्फर कैन हैव एक्सपेंडेड ऑक्टेट, तो जनरली हम SO2 को ऐसे भी दिखा सकते हैं। वैसे तो इसमें तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मेरे को एग्जांपल चेंज करना पड़ेगा। मैम सिलिकॉन में भी तो हो जाएगा पूरा। ठीक है, सल्फर में डाउट है, लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड में कंप्लीट ऑक्टेट होता है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ कार्बन। मैं इस ऑप्शन को चेंज करना चाह रही थी, मैंने यहाँ पे ले लिया O2 की जगह ना कुछ और ले लेते, NO ले लेते। ठीक है, तभी आंसर है SiO2। SiO2 इज हैविंग अ कंप्लीट ऑक्टेट। और वैसे भी आपको मालूम है जो कार्बन है, या चलो छोड़ो उसको। नेक्स्ट वन, which of the following, next, which has largest bond length? Largest bond length. Which has the largest bond length? NCERT की टेबल्स हैं ये। मैम HH। पहले आप कार्बन में देखो, कार्बन में सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है, डबल छोटा होता है, ट्रिपल इज द स्मॉलेस्ट वन। ठीक है, तो यानी इन दोनों तीनों में से ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब बॉन्ड लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? साइज के ऊपर। किसका साइज बड़ा है, कार्बन का या हाइड्रोजन का? कार्बन का। तो आंसर विल बी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। If the size is bigger, then the bond length is greater.
ओके तो ये सारे आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जब तक आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे यू वोंट बी एबल टू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन लार्जेस्ट बॉन्ड लेंथ, largest bond length हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, या अगर तुम्हें लग रहा है मैं आयोडीन ले लेती हूँ, चलो इफ यू वांट आई कैन टेक I2 आल्सो, इजी बनाने के लिए। चलो लार्जेस्ट बॉन्ड लेंथ, मैम आयोडीन। मैम आयोडीन, हेलोजेंस है ना, हाइड्रोजन तो स्मॉलेस्ट एटम है, उसकी तो सबसे छोटी होगी, तो स्मॉलेस्ट इज दैट ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन हेलोजेंस में जैसे जैसे साइज बढ़ता है बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, मैंने ये कहा अगर साइज इंक्रीज होगा एटम का तो बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज। तो लार्जेस्ट बॉन्ड लेंथ इज ऑफ आयोडीन। Fluorine, chlorine, bromine and iodine are halogens, and with the increase in size the bond length increases. Next one, NO bond, वही हम करें largest bond length, NO, ये पता नहीं कर पाओगे नहीं, ये रुक जाओ, ये करो HCl, HBr, HI, HF, आंसर विल बी HI। ठीक है, तो जितना तुम्हारा लॉजिक बेस्ड है ना, इजी है वो करने, ज्यादा वो नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following has same bond order, which of the following has same bond order as H2, which of the following has same bond order as H2? First part O2, second NO2 या N2, third one O2 minus या O2 2 minus, which of the following has the same bond order as H2? पहले तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर मीन्स कौन सा बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड मीन्स बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल बॉन्ड मीन्स बॉन्ड ऑर्डर 2, ट्रिपल बॉन्ड मीन्स बॉन्ड ऑर्डर 3, बस 3 तक ही होता है। O2 में क्या होता है, पहले तो हम एक एक क्वेश्चन करते हैं। O2 में क्या होता है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। N2 में होता है ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू नाइट्रोजन, देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन मोनोऑक्साइड में भी ट्रिपल बॉन्ड होता है। O2 2 माइनस का क्या मतलब है, ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 7, एक ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं ना। O2 2 माइनस का क्या मतलब है, 2 ऑक्सीजन है, इसके दोनों के पास 6 है, लेकिन 2 माइनस का मतलब दोनों के ऊपर एक एक और हो गया, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो एक एक सिंगल बॉन्ड ही तो बनेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, फॉर्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग। क्या था बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, निकाल के दिखाओ। मैम ये आपने क्या लॉजिक लगाया? मैंने बहुत सिंपल लॉजिक लगाया, मेरे को मालूम है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता है O2, आपने सिंपल लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो किए हुए ना। यस मैम। ठीक है, या आप एक और अगर आप कहोगे तो मैं इसको इजी वे में कराती हूँ, मतलब जो आपका टॉपिक से, मैंने पहले तो सिंपल लॉजिक लगाया,
मैंने कहा कि ऑक्सीजन में होता है डबल बॉन्ड, ठीक है, नाइट्रोजन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन मोनोऑक्साइड में भी देखोगे तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या ऑक्सीजन को तो कम से कम ऑक्सीजन के पास 6 हैं, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए ना कम से कम, ठीक है ना, तो यानी सिंगल बॉन्ड तो नहीं हो सकता। मैंने सिंपल देखा कि कार्बन है, कार्बन के पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको भी तो 4 चाहिए, तो सिंगल बॉन्ड तो नहीं बना सकता, उसके अलावा कुछ भी बना सकता है। अगर मेरे को स्ट्रक्चर भी नहीं मालूम, सिंगल बॉन्ड कब बनाते हैं, जिसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इट नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो जिसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन के पास 6 है, उसको 2 चाहिए, वो डबल बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन के पास 5 है, उसको 3 चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर मैं कार्बन को भी लूंगी, कार्बन के पास 4 है, तो सिंगल बॉन्ड तो नहीं बनाएगा स्टेबल होने के लिए, तो सिंगल बॉन्ड कौन बनाएगा, O2 माइनस। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 7 हो गए, तो सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। और आई कैन मेक यूज ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगर मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी जाती तो हाफ Nb माइनस Na। और आपको ये मालूम होना चाहिए, जब हमारा ऑक्सीजन पहले होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2। उसके बाद हमारा p ऑर्बिटल फिल होने लग जाते हैं। तो बॉन्डिंग में जितने भी, जैसे मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड मेरे को या N2 O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना, O2 के पास है टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स, तो O2 वगैरह में सारे आपके पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में जाते हैं, बॉन्डिंग में, फिर जाते हैं एंटी बॉन्डिंग में। तो इन मॉलिक्यूल्स के बाद या तो आप इनका, अगर आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की मास्टरी है तो आप कर सकते हो इससे। अगर मेरे को O2 का निकालना है तो पहले बॉन्डिंग 1s2, फिर एंटी बॉन्डिंग 1s2, फिर बॉन्डिंग 2s2, फिर एंटी बॉन्डिंग 2s2। उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन सारे जाएंगे बॉन्डिंग में, क्योंकि बॉन्डिंग में आ जाता है आपका सिग्मा 2pz। मैं ऑर्डर भी नहीं भी मालूम तो पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। उसके बाद एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं। तो अगर किसी के पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉन्डिंग में कितने गए, 2 4 और 6, 10 बॉन्डिंग में चले गए, ठीक है ना। O2 के टोटल 16 है, तो पहले बॉन्डिंग में मैक्सिमम 10 तक आ सकते हैं, बाकी कितने बचे, 6 बचे, वो एंटी बॉन्डिंग में गए। O2 में सॉरी 16 होते हैं ना, आगे एंटी बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये आपका है लंबा मेथड। तो आपको ध्यान देना है कि आपको क्या क्वेश्चन है, आप किस वे में कर सकते हो। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का मैंने ये क्वेश्चन नहीं दिया था, ये मैंने क्वेश्चन एक एनसीईआरटी के लाइन में से दिया था, जो आपकी है टेबल टॉपिक है 4.3.4। Isoelectronic molecules and ions have the identical bond orders. F2 and O2 minus have the bond order 1. ये एनसीईआरटी की लाइन है। F2 and O2 minus have the bond order 1. तो मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन बेस कर दिया कि O2 इसका और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। मैं क्वेश्चन कहीं से भी बना सकती हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कहोगे थोड़ा इजी क्वेश्चन फॉर्म कर लेती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, which of the following, question number next, which of the following is polar? is polar, इनमें से पोलर कौन सा है? फर्स्ट वन O2, सेकेंड इज H2O, थर्ड वन H2, फोर्थ वन BF3। Now which of the following is polar out of these four? O2, H2O, H2 and BF3. Now this question you have to solve. So how you are going to do this question? You have only 2 minutes to attempt a MCQ. Just keep this in mind. 90 minutes, 45 questions. Okay. Yes. BF3. Okay. How you have reached the answer? Just think of it again. Okay, which of them is, what about water?
How does water breaks down? H plus and OH minus, it means it is having the charges. So according, if you have a basic knowledge, you know water breaks down to form H plus and OH minus. So water will be polar. Now, if I want to go into the detail, what should I know? O2. O2 means similar atoms. Similar atoms means no electronegativity difference. So if I am having two identical atoms, it will be non-polar. Similarly, H2 is the cutout. Now, what about BF3? BF3. What is the dipole moment due to this floor? Which is more electronegative? Fluorine. So electrons are moving towards the fluorine. So what about the resultant? They will get, yes, they will get cancelled out. And other thing is that a simple concept, if you remember, this is a trick to solve a question. If the molecule is having a lone pair on the central atom, that will be polar. So we know that in water, oxygen is having a lone pair. So if the two atoms are same, obviously non-polar. So O2 and H2, they are directly deleted. So now what we have got is water and BF3, oxygen is having a lone pair. Okay, so on the same topic, I am forming more questions. So you have to go through each and every line of NCERT very, very carefully. Okay, next question on the same pattern. Again, which of the following is non-polar? Now see the question I am asking, which of the following is non-polar? Okay. Now my first option is BF3. Second is BeCl2. Third is SO2. And fourth is, it is having multiple answers. More than one answer can be correct. And fourth option I can take is, suppose NO2. Now, which of the following is non-polar? Okay, BF3 is non-polar. Yes, very good. BeCl2. Yes, And ma'am. what about SO2? Just check the lone pair. No, Shortcut method. No. Sulfur is having a lone pair. Okay, yes, Akansha. What about NO2? I'm polar. Okay. ma'am. Polar. Yes, very good. Here also non-polar because nitrogen is having a lone pair. So it is polar or non-polar? Polar. Okay. So we have got these two as answers. So shortcut method, just go for the lone pair. Okay. So next question. So all these questions I am framing on the basis of NCERT only. So whenever you are having NCERT, just read the lines thoroughly. Okay. Now in the NCERT, okay. Next question. Out of ammonia and NF3, which is more polar? More polar. Out of NH3 Ammonia. and NF3. NF3? NH3. Okay, some students are saying on the online NH3, some of you are saying NF3. And Just go draw the structures fast. No. Question is which is more polar, so it means only one option is there. NF3, no. Ma'am, NH3 over. Yes, online they are giving the correct answer. What about you, Bhavya? If I am taking as ammonia, just draw the structures fast. See the polarity of the bonds. This is a typical case of NCERT. NCERT has some typical cases, exceptional cases. This is one of that type of cases. And please maintain your copy. And he is not coming regularly today. Ma'am, this is not of our school.
And actually sometimes for board papers, these are available in the market. But you should not bring this type, like he has maintained the copy well. But still, even for revision, you have to note in the copy. Because all these questions, they will be coming in the exams. Okay, which is more electronegative out of nitrogen and hydrogen? Nitrogen. Nitrogen. So the dipole will be shifting towards nitrogen in all the three cases. And one is the dipole ma'am. due to lone pair. So all the four dipoles, they are in the same direction. So it is highly polar. Okay, now what about NF3? Fluorine is more electronegative than nitrogen. Yes, fluorine is more electronegative than nitrogen. So all the resultant of these, they are in the downward direction. But what about the dipole due to lone pair? Upward. So they are somewhat cancelling out. So in this case, mu is not exactly equal to 0, but it is almost approaching 0. Okay, so the values you don't have to remember, just remember that NH3 is more polar as compared to NF3 along with the reason. Now the question can be like in this way, ammonia and NF3, NF3 is more polar, yeah, less polar. And now you are given 4 reasons. Both the dipole due to lone pair and bond pair are in the same direction, they are in the opposite direction. So you can be given 4 options and you have to select the reason. So please go through all the exceptional cases of NCERT. Okay. Next, on the basis of Vesper theory, I have told you Vesper theory to revise. So Vesper theory, a number of MCQs can be formed. So I am taking the topic of Vesper theory. What is the full form of Vesper theory? Valence electron shell repulsion theory. Valence shell electron pair repulsion theory. Okay. Now suppose I am taking the first MCQ based on this. Which has the highest, which of the molecule has highest bond angle? E bond X. E means element with halogen bond angle. First one, BeCl2. Second one, BF3. Third one, CCl4. Fourth one, PCl5. Now my question is, which has the highest bond angle? Just keep in mind the shape, linear, triangular, pyramidal, and what is the bond angles? Ma'am, BeCl2. BeCl2. What is the reason for this? Ma'am, they'll form linear angle which is 180 degree. Yes, very good, Mani. They have the linear angle. We know that whenever the angle is 1 to 1, what is the angle here? 180 degree. Excuse me, ma'am. Obviously, the maximum angle will be in the case of linear. What is the angle in BF3? 120 degree. CH4? CCl4? It is not, it is tetrahedral. Yes. Ma'am, 109. मैम PCl5 में तो 2 बॉन्ड एंगल्स होते हैं ना 120 एंड 90, तो हम कंपैरिजन में किसको Okay, प्रेफरेंस let me tell you. In the case of PCl5, just wait, beta, I am just telling it. It will be now in the case of PCl5, there are 2 different type of bond angles. What are these? 120 degree and 90 degree. I have shown you the structure. Should I show the structure or you know? Okay. Now when we are taking the structure, like we are using the pens, I am telling you the structure again for your reference. Now in the case of PCl5, what I am taking is that I am taking 3 like this. They are at an angle of 120 degree. One is above and one is below. So the angles are 90 degree and 120 degree. So, but what we can see, my question was which has the highest bond angle.
So neither 90 or 120 degrees, both it is incorrect. So highest bond angle obviously is in the case of BeCl2. So BeCl2 is having the highest bond angle. Okay, so Vesper theory. Okay, next question. Which of the following? Which of the following? Yes. मैम फिर अगर हमें क्वेश्चन आएगी CCl4 और PCl5 में से किसका बॉन्ड एंगल But a question won't be like this, no? Obviously, when they are framing the question, they know that what will be the answer. You can't compare these two molecules. Question can't be in this form. Option will be clear cut. Okay, ma'am. Okay, no confusion will be there. Now, when I am taking is the Vesper theory, again question, which of the following molecule? Ma'am, Yes. ma'am, the board is blurred. Okay, I am repeating the question. You can just note down the question. Which of the following? Ma'am, it's clear. Ma'am, It's clear, okay. Which of the following molecule has T shape? Now, my next question is, which of the following molecule has T shape? Now, for taking the T shape, now the options are ClF3, SF4, F6, SF6, PCl3. Now, these are my options. ClF3. ClF3. So, you should be familiar with the shape. T shape means like this. So, it means there should be 3 bond pairs. Shape is determined on the basis of bond pairs. Okay, so this option cannot be there, this cannot be there. Now, out of these two, we have to see. Now, PCl5 is just like ammonia. It is called as pyramidal. Triangular pyramidal or triangle. Okay, no? So, our option is only ClF3. Okay. Ma'am, last option is PCl3 or PCl5. PCl3. Last option is PCl3. See, PCl3 has the shape, phosphorus has 5 electrons. So, there are 3 bond pairs and there is 1 lone pair. And this shape is called as pyramidal shape. So, this is not the option. Now, when I am taking a ClF3, chlorine is in the center. Fluorine, fluorine, fluorine. Beta, ये ऐसे काम मत किया कर. मैम आती है ना कुछ भी कॉपी रेजिस्टेंस. मैम प्रिंसिपल मैम आई थी ना. हाँ. और ये कुछ रफ पेपर्स लेके बैठा हुआ. मैम वो रफ ऐसी पेपर्स भी नहीं, वो शीट थी, आंसर शीट. उनको लगा स्कूल की है, तो मैंने फटाफट बोला कि हमारे स्कूल की नहीं है, नहीं तो ये हो जाता है कि स्कूल की कैसे पहुंच गई. मुझे मालूम है बेटा, दे आर अवेलेबल इन द मार्केट. तो मैंने इसलिए उनको बोला कि मेरे को पता था कि बोर्ड के पेपर्स की प्रैक्टिस के लिए मिलती है. मैंने उनको यही बोला ना, बचा लिया. Okay, this is ClF3. And what when we are seeing the shape, we are not taking into account lone pairs. So it is T shape. Okay. हमारे क्लास में हर बार आती है. एक बार तो तुमने बहुत पंगा किया था, किसी ने कैमरा ही ऑन नहीं किया था. आज तो चलो फिर भी ठीक था. Anyway, you were responding in the class. एक बार ऑनलाइन में आई थी. 4 वैसे भी 4 बच्चों, कितनी बार उन्होंने बोला, मतलब मुझे शर्म आ रही थी. न्यू स्टूडेंट्स वर नॉट स्विचिंग ऑन द कैमरास. और 11-12 के बच्चों को तो समझदार होना चाहिए कि जैसे मैं को फटाफट अर्जेंसी में कैमरा ऑन करो, फटाफट तो फटाफट कर लो, या मैं को डिसिप्लिन अलग अलग हो जाए तो 1 सेकंड के अंदर हो जाए, बिना इधर देखे कि टीचर बोल रही है तो कीवर्ड समझो. तुम मेरी हेल्प करोगे, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तभी आगे सर्वाइव कर जाओगे. Okay. Next one. Okay, should I take more questions on the Vesper theory, because that's a topic which you find confusing. और एक molecular orbital theory में से बहुत questions आते हैं. So molecular orbital theory revision I will be taking in the next class, because it is a time consuming. So whatever are the further topics, I told you that we are going to do Vesper theory and topics before that.
Okay. Next question. Dipole moment is represented as, dipole moment is represented by, is calculated as, first part Q into D. यहाँ पर है Q is the charge and D is the distance between the charges. Second one, Q square into D. Third one, Q into D square. Fourth one, Q square into D square. Q into D. Okay. So questions can come on the basis of formulas also. Okay. अब थोड़ा सा एक हॉट क्वेश्चन पर आगे में 1 divide is equal to 1d is equal to first part 3.3 into 10 raised to power minus 30 coulomb meter. Second part 3.3 into 10 की power minus 10 coulomb meter. Third part 6.6 into 10 की power minus 30 curie meter. Fourth part 3.3 into 10 की power minus 20. Now what is the correct option? So if you are familiar with it, only then you will be knowing. मैम आती तो इंग्लिश में आंसर करती First. First 3.3. फर्स्ट वन. इतना अच्छा बच्चे इतने अच्छे से आंसर कर रहे थे. मुन्ना नोट करती है. अच्छा तुझे पॉइंट नोट नहीं किया. मैम आपको पता है ऑनलाइन भी थी प्रिंसिपल मैम. ओके. वेरी गुड. शी इज वेरी स्मार्ट. कितने टाइम थी ऑनलाइन? थोड़ी देर के लिए ही थी. मतलब मैं शांत हो गई थी, फिर 5 मिनट के बाद मैम चली गई, फिर ऑफलाइन बैठी थी मैम. तुमने कैमरा ऑन किया था किसी ने? बोला नहीं तो हमने किया नहीं, हम पढ़ रहे थे. शर्म नहीं आती? ऑनलाइन भी थी मैम. हमने टीम्स भी ज्वाइन की थी मैम. नाम पता नहीं था. चलो एटलीस्ट यू वर रिस्पॉन्डिंग. टाइम हो गया. चलो ओके. आई एम लीविंग द क्लास. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम. थैंक यू मैम.